हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th के चैप्टर नंबर 5 दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के एक न्यू टॉपिक को जिसका नाम है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो अभी तक इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं आपने उसको कवर कर लिया है ना। आपने अभी तक क्या क्या देखा? सबसे पहले अगर वीडियो से रिवाइज करना स्टार्ट करें तो आपने सबसे पहले देखा जेनेटिक वर्क। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या है, बॉन्ड्स कौन से बनते हैं, ये सब बातें आपने देखी। फिर उसके बाद में आपने पढ़ा डबल हेलिक्स मॉडल, फिर आपने सेंट्रल डॉगमा पढ़ा। जब आपने सेंट्रल डॉगमा पढ़ लिया तो आपको समझ में आया कि कुछ प्रोसेसेस बॉडी में होती हैं, जैसे कि क्या क्या, रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए बनना, देन ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए बनना, एंड देन ट्रांसलेशन, आरएनए से प्रोटीन बनना। इसी बीच में हमने एक वीडियो और करी थी जिसका नाम है जेनेटिक कोड। हमने आरएनए के ऊपर प्रेजेंट जेनेटिक कोड्स को स्टडी किया था। तो ये था अभी तक इस चैप्टर की मेन हेडलाइंस। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। मतलब क्या है इस टॉपिक का? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। आपके अभी तक के लेवल पे आपको समझ में आ चुका है कि जीन क्या होती है। अभी अगर मैं आपसे पूछूं ना, आप मुझे बहुत अच्छे से जीन एक्सप्लेन कर सकते हो कि मैम इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच इज इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एक डीएनए का एक टुकड़ा है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है। लेकिन अब हम इसके एक्सप्रेशन से और उसके रेगुलेशन से क्या समझते हैं, तो हम वो चीज़ें आगे देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इन यूकैरियोट्स जीन एक्सप्रेशन अकर्स बाय फॉलोइंग लेवल्स। अब मैं ये सब बातें करने से पहले आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगी कि कोई जीन एक्सप्रेस हो गई है इसका क्या मतलब है। कोई भी जीन एक्सप्रेस हो गई है इसका क्या मतलब है। तो आप ये वाला डायग्राम देखो, ये जो जीन है किस पे प्रेजेंट है? ऑब्वियस सी बात है, जीन है तो इट इज प्रेजेंट ऑन डीएनए। किस पे प्रेजेंट है? वो डीएनए पे वो जीन प्रेजेंट है। अब उसके बाद में क्या होगा? सबसे पहले स्टेप में होगा ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा? डीएनए से बनेगा आरएनए। क्या बनेगा? आरएनए। और अभी आरएनए डायरेक्ट नहीं बन जाता है। आरएनए पहले एमआरएनए अगर बनता है तो वो कौन सा बनता है? एचएनआरएनए। प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए बनता है, दैट इज एचएनआरएनए। ओके, प्रोसेस क्या हो गई? ट्रांसक्रिप्शन। फिर एचएनआरएनए जो है वो मैच्योर होता है और वो कन्वर्ट होता है एमआरएनए में। प्रोसेसिंग होती है, उसमें कैपिंग होती है, स्प्लाइसिंग होती है एंड टेलिंग होती है। अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो मैंने 3 प्रोसेसेस पढ़ाई हैं कि एचएनआरएनए से एमआरएनए कैसे बनेगा। तो कैसे बनता है? 3 प्रोसेसेस होती हैं एचएनआरएनए में, कैपिंग, टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग। ये तीनों प्रोसेस होने के बाद हमारा रेडी हो गया एमआरएनए। अब उसके बाद में क्या होता है? एमआरएनए जो है वो न्यूक्लियस से बाहर निकल के साइटोप्लाज्म में आता है और फिर फाइनली जिस एमआरएनए है उससे बनते हैं प्रोटीन। सो दिस इज द होल कंसेप्ट कि कैसे जीन से प्रोटीन बनते हैं। तो सबसे पहले होगा ट्रांसक्रिप्शन और फिर उसके बाद में होगा ट्रांसलेशन। डीएनए से बनेगा आरएनए, आरएनए बाहर आए और फिर आरएनए से बनेगा प्रोटीन। तो आप इस चीज़ को यहाँ पे समझिए कि अगर कोई जीन अपना रिस्पेक्टिव प्रोटीन सिंथेसाइज कर पा रही है, आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं बोल रही हूँ कि कोई भी जीन जो डीएनए पे प्रेजेंट है वो अपना रिस्पेक्टिव प्रोटीन का सिंथेसिस कर पा रही है, मतलब वो ये सारी स्टेप्स को क्रॉस करके अल्टीमेटली प्रोटीन सिंथेसाइज कर पाई, तब इसका मतलब होगा कि दिस जीन इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। आपने बहुत सुना होगा, अरे उसको फीलिंग्स तो है लेकिन ना वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। उसको फीलिंग्स तो है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती है। मतलब वो कुछ चीज़ है जो आपके दिल में तो चल रही है, आपके दिमाग में भी चल रही है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसको कैसे वर्ड्स में फ्रेम करके आप उसको बोल पाएँ। तो यही हो गया ना लैक ऑफ एक्सप्रेशन, कि आप उसको बोल ही नहीं पा रहे हैं वर्ड्स में फ्रेम करके। सिमिलर चीज़ यहाँ पे अगर आप इसको रिलेट करें तो ये जो है जीन इज़ अ फीलिंग। जीन क्या हो गई? फीलिंग हो गई। एंड ये जो प्रोटीन बनना हुआ ये हो गया वर्ड्स में एक्सप्रेस करना। तो आप कब तक नहीं बोलोगे कि जीन जो है वो एक्सप्रेस हो गई है? जब तक वो जीन जो है वो अपना प्रोटीन नहीं बना ले रही। जैसे ही ये जीन अपना प्रोटीन बना लेगी आप बोलोगे ओके उसने खुद को एक्सप्रेस कर लिया। जैसे ही आप अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स में ले आओगे मतलब कि आपने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दी। समझ गए? भले ही ये समझ में ना आए, फीलिंग्स, दिल, एक्सप्रेशन, ये तो बहुत अच्छे से समझ में आता होगा अभी आप लोगों को, है ना? ठीक है, समझ आना चाहिए कैसे भी आए।
चलो, तो आपको ये समझ में आ गया कि एक्सप्रेशन ऑफ जीन का क्या मतलब होता है, कि जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है, मतलब कि सीधी सी बात, उस जीन ने अपना प्रोटीन सिंथेसाइज कर लिया, वो अपना प्रोटीन सिंथेसाइज कर पाई, और अब उसका जो भी फंक्शन होगा, अगर वो हेयर कलर की जीन है तो ये प्रोटीन उसको हेयर कलर प्रोवाइड करेंगे, अगर आई कलर की है तो आई कलर, हाइट की है तो हाइट की, तो अल्टीमेटली प्रोटीन बनना इज इंपॉर्टेंट अगर जीन को क्या होना है, खुद को एक्सप्रेस करना है। अब ये जो जीन एक्सप्रेशन है, हमें इसे रेगुलेट करना है। रेगुलेट का मतलब क्या होता है? रेगुलेट का मतलब आप इसे कंट्रोल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसमें कोई चेंजेस हो जाए या कुछ भी हो जाए, तब आप कहीं पे भी थोड़ी ना कर दोगे, आप मुंह उठा के आपने चलो मैं कुछ भी चेंज कर देता हूँ। तो अगर जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना है, मतलब आपको ये जो प्रोटीन बनेगा, आपको चाहिए कि आपके अकॉर्डिंग बने, जो भी उसमें आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं, तो आप खुद सोचो आप किस किस लेवल पे चेंज कर सकते हो। चलो देखते हैं। सबसे पहला जो लेवल होता है जिस पे आप चेंजेस कर सकते हो, वो होता है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। कौन सा लेवल? ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, जिसमें डीएनए से बना आरएनए, एचएनआरएनए क्या बना, जिसमें डीएनए से एचएनआरएनए बना। अब आप खुद समझो ना, आपको अल्टीमेटली प्रोटीन्स में चेंज करना है, तो आप इसमें से किसी भी स्टेप में अगर चेंज लाओगे तो ऑब्वियसली अल्टीमेटली चेंज किस में आएगा? अल्टीमेटली चेंज प्रोटीन में आ जाएगा। तो सबसे पहली जगह, सबसे पहली वो साइट जहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो, जहाँ पे रेगुलेशन किया जा सकता है, इट इज ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। मतलब कि जब डीएनए से एचएनआरएनए बन रहा है, उस टाइम पे आप चाहो तो कुछ रेगुलेट कर सकते हो, फर्स्ट साइट। सेकेंड साइट होती है प्रोसेसिंग लेवल। अब प्रोसेसिंग लेवल कौन सी साइट है? प्रोसेसिंग लेवल वो साइट है जब एचएनआरएनए मैच्योर होके बन रहा है एमआरएनए। क्या बन रहा है? जब एचएनआरएनए मैच्योर होके बन रहा है एमआरएनए, तो दैट इज द प्रोसेसिंग लेवल। दिस इज द सेकेंड साइट। थर्ड साइट जो होती है वो होती है एमआरएनए का ट्रांसपोर्ट, एमआरएनए ट्रांसपोर्ट। थर्ड साइट हो गई या थर्ड रेगुलेटरी लेवल का हो गया जब एमआरएनए जो किसके अंदर बना है? सेल के न्यूक्लियस के अंदर बना है। तो जब ये एमआरएनए निकल कर, न्यूक्लियस से निकल कर बाहर साइटोप्लाज्म में आएगा, तब उस लेवल पे भी रेगुलेशन ऑफ जीन किया जा सकता है, जीन एक्सप्रेशन किया जा सकता है। दिस इज द थर्ड साइट विच इज एमआरएनए ट्रांसपोर्ट। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट साइट इज ट्रांसलेशनल लेवल। कौन सा लेवल? ट्रांसलेशनल लेवल। जब इस एमआरएनए से अल्टीमेटली बनेंगे प्रोटीन। क्या होगा? जब इस एमआरएनए से बनेंगे प्रोटीन। तो आपके पास जितनी स्टेप्स हैं उनमें से आप किसी भी स्टेप के लेवल पर रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कर सकते हो। तो पहली स्टेप क्या थी? जब डीएनए से बनता था एचएनआरएनए, तो ये कौन सा लेवल हो गया? फर्स्ट साइट, दैट इज ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। सेकेंडली क्या होता था? एचएनआरएनए टर्न होता था मैच्योर आरएनए में, दैट इज एमआरएनए। तो अब ये कौन सा लेवल हो गया? सेकेंड लेवल, दैट इज द प्रोसेसिंग लेवल। थर्ड हम बात करते हैं तो एमआरएनए न्यूक्लियस से निकल के बाहर साइटोप्लाज्म में आता था, तो दैट इज एमआरएनए ट्रांसपोर्ट विच इज द थर्ड साइट। एंड लास्टली जो एमआरएनए है वो ट्रांसलेट होके बनता है प्रोटीन, तो फोर्थ साइट और लास्ट साइट हो गई ट्रांसलेशनल लेवल। तो आपको समझ में आ रहा है, जिस भी तरीके से जीन से अल्टीमेटली प्रोटीन बन रहा है, आप उनमें से किसी भी स्टेप में रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कर सकते हैं, आप जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बस यही बातें इसमें आपको सीखनी होती हैं, है ना, कि इन यूकैरियोट्स, और ये किसकी बात कर रहे हैं? हम यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। तो इन यूकैरियोट्स जीन एक्सप्रेशन अकर्स बाय फॉलोइंग लेवल। फॉलोइंग लेवल्स में ये होता है। सबसे पहला कौन सा हो गया? सबसे फर्स्ट इज ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, दैट इज एचएनआरएनए। क्या बन रहा है? एचएनआरएनए। सेकेंड इज प्रोसेसिंग लेवल। तो प्रोसेसिंग लेवल में क्या होता है? प्रोसेसिंग लेवल में होता है एचएनआरएनए चेंज होता है एमआरएनए में, और इसमें होता क्या है? स्प्लाइसिंग होती है, कैपिंग होती है, और एक और प्रोसेस होती है जहां एटसेट्रा लिख दिया है, दैट इज टेलिंग। तो स्प्लाइसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग। थर्ड अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर हो गया एमआरएनए। और जो लास्ट पॉइंट हो गया, लास्ट लेवल हो गया, वो कौन सा हो गया? ट्रांसलेशनल लेवल। जब क्या हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, और अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, व्हेन एमआरएनए किस में चेंज हो रहा है? एमआरएनए इज चेंजिंग इनटू प्रोटीन। एमआरएनए इज चेंजिंग इनटू प्रोटीन। इस लेवल पे भी रेगुलेशन किया जा सकता है। सो दीज आर द 4 लेवल्स एट विच क्या एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन इज रेगुलेटेड।
इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? ठीक है, तो अब अगर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप समझ चुके हो, अगर आपको ये समझ में आ गया है, अब जो बातें हैं वो बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं लेकिन समझने पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या है, द मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस रेगुलेट द जीन एक्सप्रेशन। अब आपने ये तो 4 लेवल पढ़ लिए जिस पे आप जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हो, बट इनके साथ साथ में देयर आर 3 अदर फैक्टर्स विच आर मेटाबॉलिक, second is physiological and third is environmental. These 3 factors also affects the expression of a gene. कौन कौन से 3 फैक्टर्स हैं? एग्जाम्पल कौन कौन से 3 फैक्टर हैं? मेटाबॉलिक फैक्टर, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर कंडीशन रेगुलेट द जीन, है ना? तो आपको ध्यान रखना है। तो 4 फैक्टर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट बिसाइड दैट 4 फैक्टर देयर आर दीज 3 फैक्टर्स विच कैन ऑल्सो अफेक्ट द जीन एक्सप्रेशन, जो जीन के एक्सप्रेशन को अफेक्ट कर सकते हैं, और वो क्या क्या है? मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल। ओके, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं कि इन चीज़ों के क्या एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ओके। In E. coli, the beta-galactosidase enzyme hydrolyzes lactose into galactose and glucose. In the absence of lactose, the synthesis of beta-galactosidase stops. अब देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे जो चीज़ है ना इस वाले एग्जाम्पल में, वो आपको ये बता रहा है कि यहाँ पे जीन का रेगुलेशन रुक गया किसी और सब्सटेंस के कारण। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? मेटाबॉलिक पाथवे का। किसका? मेटाबॉलिक। समझो, देखो ई कोलाई जो है वो एक बैक्टीरिया है, ठीक है? उसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसिडेज। ठीक है, बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम जो कि क्या कर रहा है, वो लैक्टोज को तोड़ रहा है। किस किस में तोड़ रहा है? गैलेक्टोज और ग्लूकोज में। आपको अगर पता हो तो जो लैक्टोज होता है इट इज़ अ डाई कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है ना? बाय कार्बोहाइड्रेट होता है, मतलब कि वो बना हुआ होता है, डाइसेकेराइड होता है। क्या होता है? लैक्टोज। लैक्टोज इज अ डाइसेकेराइड, और इसके क्या होते हैं? मोनोसेकेराइड्स के मोनोमर्स क्या क्या होते हैं? फर्स्ट होता है इसका ग्लूकोज, और सेकेंड इसका होता है गैलेक्टोज। अगर आप तोड़ोगे लैक्टोज को तो आपको क्या क्या मिल जाएगा? ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिल जाएगा। अब ये लैक्टोज को तोड़ने का काम कौन सा एंजाइम करता है? वो करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। कौन सा एंजाइम करता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, ये कर रहा है, नॉर्मल सिचुएशन में ये हो रहा है। अब अगर इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज द सिंथेसिस ऑफ बीटा गैलेक्टोसिडेज स्टॉप। अब अगर आप मुझे एक बात बताओ, इन्होंने बोला कि अगर यहाँ लैक्टोज ही सीन में नहीं है, लैक्टोज ही नहीं है, तो क्या इस एंजाइम दैट इज बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम की जरूरत है आपको? आप खुद सोच के मुझे बताओ जल्दी से। ऑब्वियसली नहीं है, खुद सोचो ना। बीटा गैलेक्टोसिडेज कर क्या रहा है? बीटा गैलेक्टोसिडेज कर रहा था कन्वर्जन ऑफ लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। अब जब आपके पास लैक्टोज ही नहीं है तो बीटा गैलेक्टोसिडेज सीन में आके क्या करेगा? समझ में आई आपको? तो सोचो आप, जब लैक्टोज था तो वो बीटा गैलेक्टोसिडेज वाली जीन ने वो प्रोटीन बनाया बीटा गैलेक्टोसिडेज, लेकिन अगर लैक्टोज नहीं था तो वो बीटा गैलेक्टोसिडेज वाली जीन ने काम नहीं करा और उसने प्रोटीन नहीं बनाया। तो आप समझ पा रहे हो किस तरीके से रेगुलेशन हुआ यहाँ पे? समझ में आया आपको? मेटाबॉलिक। ओके, ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल अगर आप देखो, द डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो इनटू अडल्ट आर अ रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल सेट ऑफ जीन्स। अब देखो, ये हमें बता रहे हैं कि डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन, आप एक सिंगल सेल होते हो, दैट इज जायगॉट। जायगॉट में और ज़्यादा सेल डिवीजन होता जाता है, फिर मॉर्यूला, ब्लास्ट्यूला, पूरा एम्ब्रियोलॉजी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है ना? तो फिर आप मैच्योर होता है और तब जाके एक अडल्ट रेडी होता है आफ्टर द पीरियड ऑफ 9 मंथ्स। तो ये एम्ब्रियो से अडल्ट बनना क्या सिर्फ सेल डिवीजन का काम है? मैं बोल रही हूँ कि ठीक है सेल डिवीजन का काम, लेकिन सेल डिवीजन को रेगुलेट कौन कर रहा है? कहीं ना कहीं देयर आर सेवरल सेट ऑफ जीन्स जो उन चीज़ों को कंट्रोल कर रही हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो अगेन देयर आर जीन्स कंट्रोलिंग द एक्सप्रेशन, है ना? जीन्स हैं जो क्या बोलते हैं एक्सप्रेस होना है, वही एक्सप्रेस हो रही है। सपोज अगर वो जीन्स स्पेसिफिक एक्सप्रेस नहीं हो पाती है तो जो ये एम्ब्रियो से अडल्ट बनने की प्रोसेस है, इट कंस्टिट्यूट विद सेवरल सिंड्रोम्स। अगर उस बच्चे में ये प्रोसेसेस जो हैं, जीन का एक्सप्रेशन है, ये अगर नहीं सक्सेसफुल होता है, कोई जीन अपने आप को नहीं सक्सेसफुली एक्सप्रेस कर पाई, तो क्या होगा? उस बच्चे में, उस एम्ब्रियो में फुली डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा और देन इट विल लीड टू सिंड्रोम्स। ओके, is that clear? So these are the 2 examples of metabolic, physiological and environmental factor affecting
जीन एक्सप्रेशन। ओके, इजी एग्जाम्पल्स थे। उसमें से ये वाला एग्जाम्पल, फर्स्ट वाला ई कोलाई वाला एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज मेंशन्ड इन NCERT। ओके, ठीक है। If a substrate is added to growth medium of bacteria, a set of gene is switched on to metabolize. It is called induction. When a metabolite product is added to the gene to produce it are turned off. This is called repression. अब इसका क्या मतलब है सुनो, यहाँ पे दो वर्ड्स आपको इंट्रोड्यूस करे गए हैं, इंडक्शन एंड रिप्रेशन। इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या है इसको समझते हैं। If a substrate is added to a growth medium of bacteria, कोई बैक्टीरिया है, सेट ऑफ बैक्टीरिया है जहाँ पे उसे ग्रो करना है और आपने वहाँ पे उसे कोई स्पेसिफिक सबस्ट्रेट प्रोवाइड किया है, तो वहाँ पे जो सेट ऑफ जीन्स हैं जिन्हें काम करना है वो कैसी हो जाएंगी, इट विल गेट स्विच्ड ऑन। इट विल गेट स्विच्ड ऑन। वहाँ पे बैक्टीरिया है और वहाँ पे सबस्ट्रेट है। अब बैक्टीरिया को ग्रो करवाना है या नहीं ये किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, सबस्ट्रेट पर डिपेंड कर रहा है। अगर वहाँ पे सबस्ट्रेट है तो बैक्टीरिया को रिप्रोड्यूस करवाने वाली, बैक्टीरिया का नंबर बढ़ाने वाली जो जीन है वो कैसी हो जाएगी, स्विच ऑन हो जाएगी और जो बैक्टीरिया है वो इस सबस्ट्रेट को मेटाबोलाइज करेंगे, उसको तोड़ेंगे। इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे इंडक्शन। क्या बोलेंगे हम इसे, इंडक्शन। व्हेन जीन्स आर स्विच्ड ऑन, जब जीन्स स्विच्ड ऑन है, अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रही हैं, वो प्रोटीन सिंथेसाइज कर रही हैं, तो दिस इज नोन एज स्विच्ड ऑन जीन्स और द इंडक्शन ऑफ द जीन्स। और अगर उसका उल्टा देखो, व्हेन अ मेटाबोलाइट प्रोडक्ट इज एडेड, द जीन्स टू प्रोड्यूस्ड इट आर टर्न ऑफ। अब क्या करा, अब की बार हमने कोई मेटाबोलाइट ही डाल दिया है। मेटाबॉलिज्म के बाद जो टूट के बन रहा था, सपोज फॉर एग्जांपल लैक्टोज को तोड़ के ग्लूकोज और गैलेक्टोज बन रहा था, जब वहाँ पे लैक्टोज है तो वहाँ पे वो चीज़ हो रही थी, ठीक है, कि बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम भी प्रोड्यूस हो रहा था ई कोलाई में। लेकिन अगर वहाँ पे लैक्टोज नहीं है, आपने उसकी जगह ग्लूकोज या गैलेक्टोज ऐड कर दिया, तो अब जो जीन्स है ना वो और ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस करने वाली। देन जो क्या बोलते हैं, जीन्स टू प्रोड्यूस इट आर टर्न ऑफ। अब जीन्स जो हैं वो नहीं एक्सप्रेस करेंगी खुद को, क्योंकि वहाँ पे आपने एक मेटाबोलाइट या फिर प्रोडक्ट ही आप ऐड कर रहे हो, तो जीन विल ऑटोमेटिकली गेट स्विच्ड ऑफ एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रेशन। तो जीन्स के टर्म्स में, जीन एक्सप्रेशन के टर्म्स में इंडक्शन और रिप्रेशन दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, है ना। अगर आप एक्सप्रेशन ऑफ जीन, अगर आप पढ़ चुके हो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, आपको पता है कि जीन को एक्सप्रेस करने का क्या सेंस होता है, तो आपको ये दो वर्ड्स का भी नॉलेज होना चाहिए। तो आप इन शॉर्ट याद रखो, अगर सबस्ट्रेट ज़्यादा है, ठीक है, सबस्ट्रेट अगर है तो जीन्स रहेंगी स्विच्ड ऑन और इस प्रोसेस को बोलेंगे इंडक्शन। लेकिन और सबस्ट्रेट को तोड़ के क्या बनेगा, मेटाबोलाइट बनेगा, उसको तोड़ेंगे तो। और अगर यहाँ पे मेटाबोलाइट है ज़्यादा, मेटाबोलाइट ही आपने और ऐड करते गए, तो क्या होगा, रिवर्स प्रोसेस नहीं होगी, रादर जीन्स विल गेट स्विच्ड ऑफ एंड इसको हम लोग बोलते हैं रिप्रेशन। तो इंडक्शन एंड रिप्रेशन आर द टू टर्म्स रिलेटेड विद जीन एक्सप्रेशन। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? सो बस दैट इज ऑल फॉर टुडे। इट वॉज अ शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो बस अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से कर दीजिएगा लाइक और स्टेप अप अकेडमी को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।